Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 22nd of June 2023. 22 जून 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक ज़रूर करिए. अरे जितने लोग देखते हो उतने भी लाइक कर दो ना, तो बहुत कुछ काम हो जाएगा, है ना. तो प्लीज़ डू लाइक फ्रॉम योर एंड. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं. पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल स्टॉक टेक. ग्लोबल स्टॉक टेक के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है. अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है ग्लोबल स्टॉक टेक इज अ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस ऑन क्लाइमेट एक्शन. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है अंडर द मैंडेट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट इट मस्ट बी कंडक्टेड एवरी 5 years. तो आपको बताने कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन. लेट मी टेल यू द आंसर. दोनों ही स्टेटमेंट ग्लोबल स्टॉक टेक के रिगार्डिंग करेक्ट हैं. ग्लोबल स्टॉक टेक का मतलब होता है कि पीरियोडिक रिव्यू हो प्रोग्रेस का, जो भी क्लाइमेट एक्शन आपने लिए हैं उसका पीरियोडिक रिव्यू हो. और हाँ, जो पेरिस डील है उसमें कहा गया था कि आफ्टर 2023 हर 5 साल में रिव्यू होगा. 2023 के बाद हर 5 साल में रिव्यू होगा. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग बोथ द स्टेटमेंट्स. दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू C+1 स्ट्रैटेजी. C+1 स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, चारों ऑप्शंस आप पढ़ें और आंसर करने की कोशिश करें अगर आपको बनता है तो. मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ. द करेक्ट आंसर इज ए, strategy to avoid investing only in China and diversify the business into other countries. तो C+1 स्ट्रेटेजी का मतलब यही है कि केवल और केवल चाइना नहीं बल्कि आप दूसरी कंट्रीज में भी डाइवर्सिफाई करें. तो इट इज फॉर दैट रिगार्ड. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. तीसरे सवाल की तरफ आते हैं. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू. सवाल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन कंट्रीज से पास होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ढंग से पढ़िए. मैं आपको बता दूंगा वैसे आंसर. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया. अब बाकी देखो ना, आप दूसरे का ऑप्शंस पढ़ोगे तो एक में ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, एक में आप पढ़ोगे तो मेडागास्कर लिखा हुआ है. वो कितना नीचे है वो, तो आपको कॉमन सेंस से समझ में आएगा कि नहीं वहां तक तो नहीं जाएगा, है ना. और तीसरे में फिर आपको ऊपर आइसलैंड और इधर नॉर्वे वॉर्वे कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है आप इतना समझ जाएंगे कि नहीं यहाँ से तो पास नहीं होता. तो ये एलिमिनेशन से भी आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. आगे बढ़ते न्यूज की तरफ आते हैं. तो अभी अब पहली जो न्यूज है एक सबमर्सिबल के रिगार्डिंग है. सबमर्सिबल बोलते हैं, ठीक है ना. अब ये टाइटन जो है, इट इज अ क्रूड सबमर्सिबल विच वाज ऑपरेटेड बाय ओशियन गेट. इट वेंट मिसिंग इन द एरिया ऑफ टाइटैनिक रैक इन द नॉर्थ अटलांटिक. तो नॉर्थ अटलांटिक में एक सबमर्सिबल गया था. सबमर्सिबल का नाम था टाइटन. अब याद रखिएगा, मैं सबमरीन नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबमर्सिबल बोल रहा हूँ. तो इट्स अ सबमर्सिबल विच वेंट टू नॉर्थ अटलांटिक एंड वहां पर ये अभी गायब हो गया, मिल नहीं रहा है. तो सबमर्सिबल क्या होता है मैं आपको बता दूं. अ सबमर्सिबल इज अ स्मॉल बोट ऑन अदर क्राफ्ट. मतलब क्या होता है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं होता. इट्स अ स्मॉल बोट जो कि किसी दूसरे क्राफ्ट के साथ एसोसिएशन में रहता है, ठीक है ना. एंड इट इज यूज्ड फॉर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन. इट डज नॉट फंक्शन एज एन ऑटोनॉमस क्राफ्ट. मैंने आपको बताया कि ऑटोनॉमस नहीं होता है, ये हमेशा किसी दूसरे के साथ रहता है. इसलिए कहा जाता है कि इट ऑलवेज नीड्स अ मदरशिप, है ना. याद रखिएगा, सबमर्सिबल विल ऑलवेज नीड अ मदरशिप. और यही डिफरेंस भी है कि सबमरीन जो है वो आपका इंडिपेंडेंट काम करता है. सबमरीन ऑटोनॉमस होता है, वो किसी दूसरे उस पर डिपेंडेंट नहीं होता. लेकिन सबमर्सिबल इज डिपेंडेंट अपॉन अ मदर शिप टू विच विल लॉन्च इट एंड विच विल रिकवर इट. दोनों काम करने के लिए, लॉन्चिंग के लिए भी मदरशिप चाहिए और रिकवर करने के लिए भी मदरशिप चाहिए, ठीक है ना. इसके अलावा जो सबमर्सिबल है, दे कांट स्टे अंडर वाटर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ज्यादा समय तक ये पानी के अंदर नहीं रह सकते, अनलाइक द सबमरीन. सबमरीन तो उसी के लिए डिजाइंड ही होते हैं, तो पानी के अंदर ही रहते हैं, है ना. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. एंड जो सबमरीन है मैंने आपको बता दिया, इट्स अ वाटर क्राफ्ट विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट ऑपरेशन अंडर वाटर. तो ये अंडर वाटर भी इंडिपेंडेंट ऑपरेशन कर सकता है सबमरीन, है ना. दूसरी जो न्यूज है वो है, रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि रिपोर्ट ने शो किया है दैट हैवी रेन्स, विंड स्टॉर्म्स, floods, they all threaten the survival of water. They all threaten the survival and water access of the
कम्युनिटीज लिविंग इन द लेक विक्टोरिया बेसिन। तो लेक विक्टोरिया बेसिन में जो कम्युनिटीज रह रही हैं ईस्टर्न अफ्रीका में, वहां पे रेन्स, विंडस्टॉर्म्स एंड फ्लड्स जो है थ्रेटन कर रहे हैं उनके सर्वाइवल को, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक्चुअली, मैं आपको मैप भी दिखाना चाहता था, लेक विक्टोरिया की लोकेशन भी दिखाना चाहता था। तो लेक विक्टोरिया बेसिन इज सिचुएटेड इन ईस्ट अफ्रीका, ये आपको पता है। फीचर अगर हम बात करें तो लेक विक्टोरिया इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन अफ्रीका एंड it is the world's largest tropical lake, second largest freshwater lake in the world after Lake Superior, है ना। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट इनलैंड वाटर फिशरी सेंचुरी इन ईस्ट अफ्रीका। क्लाइमेट की बात अगर हम करें तो इट हैज़ मॉडिफाइड इक्वेटोरियल क्लाइमेट, है ना, ये तो ये आपको पता ही होगा। एंड जो कंट्रीज हैं विक्टोरिया से एसोसिएटेड वो हैं कौन कौन सी कंट्रीज, तो 5 मेजर कंट्रीज आर देयर। तंजानिया जहाँ पे 44% इसका बेसिन आता है, देन केन्या है ना 22%, युगांडा 16%, रवांडा 11% एंड बुरुंडी 7%, ठीक है ना। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड दिस ट्रांस बाउंड्री एसेट इज शेयर्ड बाय तंजानिया, युगांडा एंड केन्या। ये जो ट्रांस बाउंड्री एसेट है लेक विक्टोरिया, इट इज शेयर्ड बाय तंजानिया, युगांडा एंड केन्या। एंड there are number of rivers also which are situated related to this, है ना, जैसे रिवर मारा, कागेरा, याला, ये रिवर्स हैं। एंड द वाइट नाइल इज द ओनली रिवर फ्लोइंग आउट ऑफ द लेक, है ना। इस रिवर से, इस लेक से फ्लो आउट होने वाली जो नदी है उसका नाम है वाइट नाइल, याद रखिएगा। विच रिवर फ्लोज आउट ऑफ लेक विक्टोरिया? वाइट नाइल, याद रखिएगा, द वाइट नाइल रिवर, है ना। तो लेट मी शो यू अ मैप फॉर दिस। ये आप देख सकते हैं। अब आप अगर देखें तो यहाँ पे आपको मेन 3 कंट्रीज दिखेंगी जहाँ पे लेक विक्टोरिया पूरा है ना, शेयर जहाँ होता है मेन, है ना। तो वो आप दिख रहा होगा आपको, युगांडा दिख रहा है उधर, इधर आपको तंजानिया दिख रहा है, देन केन्या दिख रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको बीच में लेक विक्टोरिया दिख रहा होगा, है ना, लेक विक्टोरिया दिख रही है। और फिर आपका जहाँ पे युगांडा है उसकी कैपिटल कंपाला है, केन्या की नैरोबी है, तंजानिया की डोडोमा है, ये भी आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। ऊपर अगर आप देखें तो लेक तुर्काना दिख रहा होगा, लेक तुर्काना, जहाँ पे लेक रोडोल्फ लिखा हुआ है ना, दैट इज इन द केन्या वाला पोर्शन, लेक तुर्काना, है ना। थोड़ा ऑर्डर याद रखिएगा, है ना, इस बहुत सारी लेक्स हैं इस रीजन में। फिर एक लेक आपको यहाँ पे एल्बर्ट दिख रही होगी, है ना, ये भी आपका विक्टोरिया के ऊपर ही है। सबसे ऊपर आपको तुर्काना दिख रहा होगा, फिर लेक एल्बर्ट और क्योगा, ये दोनों बगल बगल में दिख रहा है। फिर आपको ये विक्टोरिया दिख रहा है। विक्टोरिया के इधर साइड आप देखेंगे तो लेक एडवर्ड भी है ना। और नीचे आओगे तो यहाँ पे दूसरी लेक्स हैं, है ना। तो ऑल दीज आर लेक्स विच आर देयर ऑलरेडी, है ना। तो बहुत सारे, तंगानाइका भी है यहाँ पर एक, तो बहुत सारी लेक्स है जो यहाँ पे सिचुएटेड है। तो कुछ थोड़ा बहुत लोकेशन आप अपने दिमाग में रखिएगा। दिस इज हाउ द ईस्ट अफ्रीका वर्क्स, है ना। अगली न्यूज में आते हैं। अभी एक नई डिस्कवरी हुई है, एलिगेटर गारफिश, याद रखिएगा, एलिगेटर गारफिश। ये एक इन्वेजिव स्पीशीज है जो कि कश्मीर के डल लेक वाले रीजन में मिली है, ठीक है ना। कश्मीर के डल लेक में मिला है। क्या मिला है? एलिगेटर गारफिश नाम की एक मछली मिली है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एट्रैक्टोस्टेटस स्पैटुला, याद रखिएगा, एट्रैक्टोस्टेटस स्पैटुला। एंड इट इज इन्वेसिव स्पीशीज जो कि कश्मीर के डल लेक में मिली है। एलिगेटर गार फिश बोलते हैं। एलिगेटर गार इज अ क्लोज रिलेटिव ऑफ द बोफिन स्पीशीज। बोफिन स्पीशीज एक और मछली, उसकी क्लोज रिलेटिव है ये। एंड ये आपको बता दूं कि ये इन्वेजिव स्पीशीज है और ये कार्निवोरस है। कार्निवोरस है मतलब कि ये स्वैलो कर जाती है दूसरे जो प्रे हैं, दूसरी जो मछलियां हैं, इसीलिए कि इन्वेसिव स्पीशीज है। तो इसके आने से बहुत नुकसान हो सकता है। और ऑलरेडी आपको पता है कि जो हमारा बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, वो ये कहता है कि इन्वेजिव स्पीशीज नहीं होनी चाहिए आपकी किसी भी प्रकार की वाटर बॉडी में, लैंड में, टेरेस्ट्रियल में, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। अब देखते हैं किस तरीके से एलिगेटर गारफिश को रिमूव किया जाएगा। बट इट्स अ वेरी ह्यूज कंसर्न फॉर द डल लेक, है ना। डल लेक की स्पीशीज के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है ये। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे फ्रंट पेज में पहली न्यूज देखो, सुप्रीम कोर्ट डिनाइज रिलीफ टू ईडी इन तमिलनाडु मिनिस्टर्स केस। अब थोड़ा सा मैं आपको ऊपर ऊपर का बताता हूँ। देखो ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए, ऊपर ऊपर से समझ लो क्या हुआ था। तमिलनाडु में एक मिनिस्टर है जिनका नाम है सेंथिल बालाजी, है ना। सेंथिल बालाजी के ऊपर बोला कि भैया आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, पैसा खाया, ये वो।
3-4 आरोप लगाए। ईडी ने उनको अरेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनकी वाइफ ने हेबियस कॉर्पस की वो प्ली लगा दी और बोला भाई इनकी बाईपास सर्जरी होनी है, इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जाए, जो कि मान ली गई। ठीक है ना। अब उनका बाईपास सर्जरी हुआ है, लेकिन ईडी ने ये कहा है कि ये जानबूझ करके ऐसा किया गया है और अरेस्ट से बचने के लिए किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की बात नहीं सुनी। उसने कहा नहीं, चूंकि मैटर अभी हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है, इसलिए हाई कोर्ट जब बोल देगा उसके बाद हम देखेंगे। एंड तब तक उसने उसको परमिशन नहीं दी। तो दैट इज द इशू। इसीलिए लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट डिनाइज रिलीफ टू ईडी इन तमिलनाडु केस। तो दैट इज द थिंग। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है, तो यू कैन मूव अहेड विद मी। एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। पहला एडिटोरियल है द मोर हिट देन मिस इन इंडिया नेपाल टाइज। तो अब यहाँ पे जो ऑथर हैं राकेश सूद, बहुत अच्छा लिखते हैं ये। हमारे जो फॉरेन रिलेशंस उन्हीं के ऊपर ज्यादातर लिखते हैं। ही वॉज अ फॉर्मर इंडियन डिप्लोमैट एज वेल, एम्बेसडर टू नेपाल। नेपाल रिलेशंस में हमेशा लगभग इन्हीं का आर्टिकल आता है। तो मोर हिट देन मिस, ये हिट क्या है? हिट एक एक्रोनिम है जिसका मतलब होता है हाईवेज, इन्फोवेज एंड ट्रांसवेज। याद रखिएगा, हाईवेज, इन्फोवेज एंड ट्रांसवेज। अब ये जो दिया था, ये एक्रोनिम 2014 के आसपास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया था। ठीक है। लेकिन 2015 में चूंकि आपको पता है कि फिर हमने ब्लॉकेड और ये सब लगाया, तो कहीं ना कहीं ये जो हिट वाला था वो कहीं ना कहीं मिस होने लगा। बट अब दोबारा से जो रिलेशंस हैं, अभी जब दहल प्रचंड दोबारा आए हैं, तो हमारे रिलेशन अब नेपाल से फिर से ठीक होने लगे। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि जो वहाँ के टॉप हैं, ऑफिशियल हैं, जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, वो आए थे 4 दिन के लिए इंडिया में, और उन्होंने बहुत सारे जो एक्शनेबल पॉइंट्स हैं उस पर डील हुई है हमारे इंडिया की नेपाल के साथ, है ना। दैट इज अ थिंग, दैट इज पाथ ब्रेकिंग एज वेल। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो वही ऑथर ने कहा कि अब जो रिलेशंस हैं सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ हमको एक्शनेबल देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऑथर ने अब अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे बताए, जैसे कि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का उन्होंने बताया कि नेपाल जो है वहाँ पे बहुत सारे मतलब पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है अगर आप देखें हाइड्रो पावर का। और पहले जो कैपेसिटी थी बहुत कम थी, और उस कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है नेपाल में। ठीक है ना। नेपाल हैज़ एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 2200 मेगावाट, है ना। और जब कोई दूसरा ऐसा सीजन है, कई सीजन ऐसे हैं कि इट कैन एक्सपोर्ट पावर ऑल्सो, मतलब अब नेपाल अपनी कैपेसिटी तो पूरी कर पा रहा है और एक्सपोर्ट भी कर पा रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत इंपोर्ट भी करता है, इंडिया से भी इंपोर्ट करता है नेपाल, हालांकि, ठीक है ना। लेकिन एक्सपोर्ट में नेपाली रुपीस 11 बिलियन एक्सपोर्ट अर्निंग है नेपाल की। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में जो इंडिया और नेपाल का रिलेशन है वो बढ़ा आगे, और वो कितना ज्यादा बढ़ा। पहले जो नेपाल की डिपेंडेंस थी इंडिया के ऊपर, वो लगभग 20% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट की थी। अब वो घट करके केवल 10% हो चुकी है ना। पिछले जस्ट 5 सालों में रिक्वायरमेंट उन्होंने 10% और रिड्यूस कर दी है। इसके अलावा बोथ साइड से फाइनलाइज लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट ऑल्सो, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। 900 मेगावाट का अरुण 3 प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2018 में बाय SJVN, यानी कि जो सतलज जल विद्युत निगम था पहले, उसने स्टार्ट किया था 900 मेगावाट का अरुण 3 प्रोजेक्ट। ठीक है ना। इसके अलावा इट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU साइन हुआ है 695 मेगावाट अरुण 4 प्रोजेक्ट का भी, और नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन यानी कि NHPC जो है उसने साइन किए हैं 2 प्रोजेक्ट्स जो कि टोटल 1200 मेगावाट के हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर शोइंग दैट कि किस तरीके से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का फील्ड है वहाँ पे आपको एक्शनेबल आउटपुट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में भी अगर आप देखें, मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए भी जो रुपए-डीहा नेपालगंज इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है उसको इनॉग्रेट किया गया। इसके अलावा सुनौली और भैरहवा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी के लिए भी MOU साइन हो चुका है। दोधरा चांदनी के लिए भी एक और चेक मतलब MOU साइन हो चुका है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो लिंक्स हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, जो लॉजिस्टिक्स में ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट है उसके लिए भी, ट्रेड वाले पार्ट के लिए भी रूट्स डेवलप की जा रही हैं। ठीक है ना। एंड इसके अलावा मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन ऑपरेशनलाइज की गई थी 2019 में। मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन, तो वो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी है, काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं झापा और सिलीगुड़ी के बीच में भी साइन किया गया है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि इस बार की मीटिंग का एक सबसे अच्छा पॉइंट ये था कि जो इरिटेंट्स हैं रिलेशन में जो इरिटेंट्स है का मतलब क्या होता है कि रिलेशनशिप को जो खत्म करने वाली चीजें हैं उनका जिक्र नहीं किया गया। जैसे कि सबसे पहला इशू जो था वो ये था कि काला पानी डिस्प्यूट बहुत पुराना मुद्दा है, उसका जिक्र नहीं किया गया, है ना। दूसरा जो है अग्निपथ स्कीम को लेकर के भी थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा था, क्योंकि अग्निपथ स्कीम विल इम्पैक्ट द रिक्रूटमेंट ऑफ गुरखा सोल्जर्स इनटू द इंडियन आर्मीज, गुरखा रेजिमेंट्स, है ना, एंड थोड़ा सा इसको इम्पैक्ट पड़ा था। एंड तीसरा जो है वो है इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 की, वो एक बहुत ही पुरानी लेगेसी इशू है। उसमें नेपाल को ये लगता है कि जो ट्रीटी है वो अनफेयर है एंड इट वाज इम्पोज्ड अपॉन देम, है ना, बट ऐसा है नहीं एक्चुअलिटी में दोनों इक्वल फुटिंग पे हैं इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग भी, तो वो सारी चीजें यहाँ पे अवॉइड की गई, तो ये अच्छा था कहीं ना कहीं ऑथर ने ये कहा है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर इन दिस आर्टिकल, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरा जो एडिटोरियल है वो है रीथिंक द रिटेंशन ऑफ सेडिशन। सीनियर आईपीएस ऑफिसर आर के विज ने लिखा है, ये डीजीपी रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के, एंड ये आर्टिकल लिखा गया है ऑन द लॉ कमीशन रिपोर्ट। अभी रिसेंटली जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है 279th रिपोर्ट है, उसमें आप सबको पता होगा कि लॉ कमीशन ने कहा है कि वो आप जो सेडिशन है उसको अपहेल्ड किया जाए, है ना, सेडिशन शुड बी अपहेल्ड, दिस वाज सेड इन द लॉ कमीशन 279th रिपोर्ट। अब उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दिए हैं सेडिशन को अपहेल्ड करने के लिए, वो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत पहले बताया था कि लॉ कमीशन ने कहा कि भाई कॉलोनियल नाम लेकर के आप सारी चीजें हटा तो नहीं सकते, क्योंकि अगर आप देखें तो जुडिशरी, पुलिस सिस्टम सारा कॉलोनियल है, तो क्या सारा हटा देंगे? तो दिस वाज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। सेकंड, उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया था कि हाँ पहले आप इन्वेस्टिगेशन कर लो और उसके बाद आप फिर सेडिशन को लगाओ, है ना। ये भी आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया था कि पहले आप मतलब वेरीफाई कर लो उसके बाद आप सेडिशन लगाओ। तीसरा उन्होंने कहा कि जैसे बहुत सारे केसेस हैं माओइस्ट के, ये हैं वो है, फिर आप कैसे इनको मतलब कर पाओगे। तो ऑथर ने यहाँ पे कुछ रीजनिंग दी है। ऑथर का ये कहना है कि अगर हम 2015, 16, 17 और 20 को देखें तो इन 4 सालों में 0 केसेस वर देयर जहां पे माओइस्ट के केस में आपने सेडिशन लगाया हो, है ना। इसके अलावा जो रिमेनिंग बचे हुए साल हैं 14 से 21 के अंदर, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा 3 केसेस ऐसे हुए होंगे जिनमें सेडिशन लगाया होगा। तो ऑथर ने कहा कि इतने कम नंबर हैं सेडिशन के केसेस के कि वो आर्ग्यूमेंट होल्ड नहीं करता है ना। इट इज क्लियर दैट द यूज ऑफ सेक्शन 124A आईपीसी इन फाइटिंग माओइज्म हैज बीन नेग्लिजिबल, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, जो रिसेंटली जो अटैक्स भी हमने देखे हैं वो ज्यादातर आईईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के उसके अंतर्गत हुए हैं, और इनके लिए ऑलरेडी हमारे पास सेक्शंस हैं एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट में, आईपीसी में, तो फिर हम इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा, उन्होंने ये कहा है कि जो यूएपीए एक्ट है, यूएपीए एक्ट का सेक्शन 2(1)O अगर हम देखें, 2 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन सब क्लॉज O, तो अगर हम ये देखें तो इसमें कोई भी इंडिविजुअल एक्शन टेकन बाय एनी इंडिविजुअल और एसोसिएशन विच कॉजेज और इंटेंडेड टू कॉज डिसअफेक्शन अगेंस्ट इंडिया, ये ऑलरेडी उसमें कवर्ड है। अब ऑथर ने कहा है देखो कि जब अगर हम यूएपीए पढ़ें तो वहां पे ऑलरेडी डिसअफेक्शन अगेंस्ट इंडिया लिखा है, हाँ सेडिशन में डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट लिखा हुआ है, तो ज्यादा ब्रॉड तो आपका ये इंडिया वाला हो गया ना, तो ज्यादा ब्रॉड आपका यूएपीए का हो गया। तो व्हाई नॉट हैव दिस यूएपीए ओनली एंड डू नॉट हैव दैट सेडिशन। तो ये जो लाइनिंग है, रीजनिंग है, ये दी गई है बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल कि किस तरीके से सेडिशन जो है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं कवर्ड हो जाएगा दूसरे एक्ट्स में, यूएपीए में हो गया, एविडेंसेस एक्ट में हो गया, और आपका जो मतलब ये सारी चीज आईपीसी हो गया, और उसके लिए अलग से हमको सेडिशन करने की जरूरत नहीं है। एंड यूके, एक यूनाइटेड किंगडम जो खुद इसने अबॉलिश कर दिया द लॉ ऑन सेडिशन बाय 2009, है ना, 2009 में ऑलरेडी इन्होंने कर दिया, तो वो चीज हमको भी अप्लाई करनी चाहिए। विल यूएस फेड एज्यूम द रेट्स हाइक साइकिल। तो अभी क्या है, यूएसए ने जो रेट है वो हाइक करना रोक दिया है। आप सबको पता है कि वहां का जो फेडरल बैंक है वो बार बार रेट्स बढ़ा रहा था। क्यों बढ़ा रहा था? सबके सेम रीजन होता है, कोई भी सेंट्रल बैंक है वो रेट क्यों बढ़ाता है? क्योंकि उसको इन्फ्लेशन से लड़ना है। तो जब भी इन्फ्लेशन से लड़ना होगा तो रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अभी उन्होंने इसको पॉज किया है, तो अब लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्या फिर से बढ़ाएगा,
क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब यूएस का फेडरल बैंक रेट बढ़ाता है तो इन्वेस्टमेंट वहां चले जाते हैं, और इंडिया जैसी इकोनॉमी जहां पे इन्वेस्टमेंट रहते हैं थोड़े बहुत, वहां के इन्वेस्टमेंट उड़ के वहां चले जाते हैं। तो इसका नुकसान ऑब्वियस सी बात है होता है दूसरी कंट्रीज को, और दूसरी कंट्रीज की करेंसी वीक होती है, ये सारी चीजें ऑलरेडी होती हैं, है ना। तो अब देखते हैं कि क्या वो बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं, बट अपने को जरूरत नहीं है इसकी जानने की। अगला आर्टिकल है, व्हाट इज द न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। अब देखो हुआ क्या था, अभी रिसेंटली बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई जर्मनी में, ठीक है ना। बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई, और इट वाज एक्सपेक्टेड दैट कि ये जो है बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ये आउटलाइन करेगा पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ द COP28, जो कि दुबई में होने वाली है। COP28 कहाँ होने वाली है? दुबई में होने वाली है। तो अब क्लाइमेट फाइनेंस आर्किटेक्चर को लेकर के ही सारा विवाद चल रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि डेवलप्ड कंट्रीज ने तो खूब डेवलपमेंट किया, खूब मतलब एमिशन भी किए, और अब जब डेवलपिंग कंट्रीज की बारी आई तो बोल रहे हैं कि रिन्यूएबल में शिफ्ट हो जाओ, और रिन्यूएबल में शिफ्ट हो जाओ, और कोई दूसरा अल्टरनेटिव ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसा भी नहीं दे रहे हैं। तो पूरा का पूरा जो अब वो है फाइनेंसिंग को लेकर के, और जो आपके गोल्स हैं और जो आपका फंडिंग है उसमें बहुत बड़ा गैप है, ये भी शोकेस किया गया, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन। अब ये NCQG क्या है? तो अब आपको याद होगा कि $100 बिलियन पर ईयर का वादा किया गया था, है ना। $100 बिलियन का वादा किया गया था कि हर साल दिया जाएगा डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज को, है ना। वो टारगेट पूरा किया नहीं गया, है ना। ये 2009 में बात हुई थी, 2009 में ही बात हो गई थी। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट जब हुआ था तब बात की गई थी एक न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल की, है ना, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल की, ताकि क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो है वो प्रायर टू 2025 के पहले वो चीज सही हो जाए। तो इसके लिए न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल लाया गया था। कब लाया गया था? पेरिस एग्रीमेंट 2015 में लाया गया था, ठीक है। तो NCQG क्या है? इट इज बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेट गोल, इट इज टर्म्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेट गोल। इट पुल्स अप द सीलिंग ऑन कमिटमेंट फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज, एंड मतलब ये डेवलप्ड कंट्रीज के जो कमिटमेंट्स हैं उनको बोलता है, बताता है, और कहता है कि किस तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज से फंडिंग जो है वो जाना चाहिए टू द डेवलपिंग कंट्रीज। एंड इसके अलावा जो लॉस एंड डैमेज है ये भी है ना, फिनेंशियल सपोर्ट है, ये सारी चीज़ें जानी चाहिए। तो न्यू क्लाइमेट एक्शन कलेक्टिव जो है ये आपका न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल जो है वो उसी से रिलेटेड है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और NCQG 2024 तक एग्री करना ही करना है, क्योंकि 2025 के पहले ही बात हुई है ना। और अभी हालांकि कोई नंबर आया नहीं है कि कितना पैसा देना होगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है $4 से $6 ट्रिलियन पर ईयर लगेगा। अब उसका हमको बनाना है, तो अब देखते हैं किस तरीके से ये बनाते हैं आगे, बट आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देखते हैं, एज इंडिया सीक्स न्यू LNG सप्लाईज। अब इंडिया को LNG की जरूरत क्यों पड़ रही है मैं आपको बताता हूँ। इंडिया को लिक्विफाइड नेचुरल गैस की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि रशिया जो है वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। इस कारण से इंडिया को LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की जरूरत है, और इसके लिए हो सकता है USA के साथ वो डील करेंगे। वहाँ पे टेल्यूरियन इंक्लूसिव करके कंपनी है, उनके साथ में भी डील हो सकती है। Senate caucus to push for NATO +5 status to India। अब अमेरिका वाले इंडिया पे एक टैग लगाना चाहते हैं NATO +5 का, ठीक है ना, NATO +5 डिफेंस स्टेटस का। इंडिया के हालांकि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर जी ने ऑलरेडी मना किया हुआ है कि वी डू नॉट नीड सच फ्रेमवर्क्स। एंड NATO +5 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? नेटो की कंट्रीज प्लस आपके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान एंड इजराइल, ये NATO +5 है ना, याद रखिएगा। तो अब इंडिया को भी इंक्लूड करना चाहते हैं इस ग्रुप के अंतर्गत, ताकि वही है कि रशिया से थोड़ा दूरी बन जाएगी। इंडिया क्लाइम्स 8 प्लेसेस इन टू 127 इन ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। तो पहला चीज तो ये कि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स निकालता कौन है, तो क्लियर हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। और हमारी जो है रैंकिंग वो इंप्रूव हुई है, पहले हम 135वीं पोजीशन में थे, 135 में थे, अब हम 127 पोजीशन में हैं। काफ़ी इंप्रूवमेंट हमारा देखने को मिला है, जो मतलब इनरोलमेंट है, एजुकेशनल इनरोलमेंट है, उसमें हमारा देखने को मिला है इंप्रूवमेंट। एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में हालांकि हम थोड़ा वीक रह चुके हैं,
ठीक है ना। इंडिया की जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इन पैरिटी है वो थोड़ा वीक हुई है, वीक ही रही है मतलब। और अगर हम देखें कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, तो इंडिया ने थोड़ा उसमें ग्रोथ हालांकि अर्जित की है, 25.3% पैरिटी हमने अचीव की है। और वेजेस एंड इनकम में भी हमारा अपटिक देखने को मिला, इंक्रीज देखने को मिला है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। रैंकिंग जो टॉप 10 है वो ये टॉप कुछ इस तरीके की है। आइसलैंड नंबर 1 पे है, नॉर्वे नंबर 2 पे है। अगर हम ब्रिक्स नेशन में देखें तो जैसे आपका ब्रिक्स में ब्राज़ील भी हमसे ऊपर ही होगा वैसे। एंड यहाँ पे अगर हम एशिया वाले कंट्रीज़ की बात करें तो बांग्लादेश हमसे ऊपर है, भूटान हमसे ऊपर है, चाइना ऊपर है, श्रीलंका, नेपाल भी ऊपर है हमसे। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एलाइज वोज बिलियंस टू रिबिल्ड यूक्रेन एट लंडन कॉन्फ्रेंस। अब लंडन कॉन्फ्रेंस हुआ जहाँ 60 से ज़्यादा लोग कंट्रीज आए, मेंबर कंट्रीज आए, और उन सब ने यही कहा है कि हाँ हम यूक्रेन को रीबिल्ड करने के लिए खूब सारा फंड देंगे। इसी के साथ एक रशिया में भी मीटिंग हुई, स्पीफ बोलते हैं, SPIEF बोलते हैं। स्पीफ क्या है यहाँ पे? तो स्पीफ इज बेसिकली सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम। यहाँ देखिएगा स्पीफ इज नथिंग बट सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम। और स्पीफ को रशियन डेवोस भी कहा जाता है। स्पीफ इज नोन एज रशियन डेवोस ओनली ऑल्सो। और एलीट गैदरिंग है ऑफ द ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी लीडर्स, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और वहाँ पे पार्टनरशिप की बात की गई है, क्योंकि ऑब्वियस बात है सबसे बड़ा जो इशू है रशिया के पास वो ये है कि उनके पास कोई पेमेंट सिस्टम नहीं है, स्विफ्ट से उनको बाहर निकाल दिया गया है। तो ये ऑल दीज आर इशूज आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। नहीं, एक लास्ट न्यूज़ और होगी अभी। यस, एलेक्स मिलर। एलेक्स मिलर का नाम यहाँ पे क्यों आया है मैं आपको बता दूं। पहले जो सुपर कंडक्टिविटी थी वो 23 मतलब केल्विन पे अचीव की गई थी, 23 केल्विन पे अचीव की गई थी। एंड 1986 में कार्ल अलेक्जेंडर मिलर जो हैं एंड जे जॉर्ज बेड्रोनॉर्ज जो हैं, इन्होंने लैंथेनम बैरियम कॉपर ऑक्साइड, LbCO, लैंथेनम बैरियम कॉपर ऑक्साइड, इनको 35 केल्विन पे इन्होंने सुपर कंडक्टिविटी अचीव करवाई। हालांकि ये केवल 12 केल्विन का जंप था, बट इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स इट वाज द फॉल ऑफ अ बैरियर दैट फिजिसिस्ट हैड टेकन टू, मतलब बहुत बड़ा एक बैरियर था जो जंप हो गया था। तो 35 केल्विन पे इन्होंने अचीव की थी लैंथेनम बैरियम कॉपर ऑक्साइड में सुपर कंडक्टिविटी। एंड यहाँ के बाद याद रखिएगा 1987 में तुरंत मिलर एंड बेड्रोनॉर्ज को फिजिक्स नोबेल प्राइज भी दिया गया। एंड इट वाज द रिकॉर्ड फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम बिटवीन द कंट्रीब्यूशन टू फिजिक्स एंड रिसीविंग द अवार्ड। तो काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।